ओके सो अब तक हमने जो है जो जितनी भी डिवाइसेस थी नेटवर्क से रिलेटेड वो उसको जानने की कोशिश की, और जिसके अंदर हमने राउटर, रिपीटर एंड मॉडेम और डिवाइसेस भी जानी, जिसमें कि हब एंड स्विच जैसी चीज़ें भी नेटवर्किंग में काम आती हैं। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। उसके अलावा अब जो चीज़ आ रही है, हालांकि दिस इज़ ऑल्सो बेसिक, कि किस तरीके से हम नेटवर्क लेआउट बिछाते हैं। सो ये डायग्राम आपको जो शो कर रहा है कि ये लेआउट्स हैं, और जो मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। सो देयर आर मैनी टोपोलॉजीज, लाइक जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दिस इज द बस टोपोलॉजी। The bus topology, this is star topology, this is ring topology, and this is tree topology, and this is the mesh topology, and this is point to point mesh topology यानी क्रॉस नेटवर्क। सो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडिविजुअल इफ विशेस टू क्रिएट द नेटवर्क, he or she can use such kind of topologies to spread the network within the building. So no, normally if we see that in our labs, जितनी भी labs हैं, all the labs possess the kind of topology. In this topology, you will find all the systems are connected to the switch, and the switch is connected to the main computer, that is the server. That means kind of topology, this topology is known as the star topology. तो अब जैसा डिपेंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ टोपोलॉजी जो सूट्स टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस दिस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, और कितनी केबलिंग हमें अवेलेबल हो पा रही है। केबलिंग अगर हमें कोएक्सियल केबल अवेलेबल हो पाएगी तो हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे, और अगर हमें कैट 5 या कैट 6 केबल मिलती है तो हम स्टार टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी पर वर्क कर सकते हैं। और अगर कई कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स वहाँ पर बनने के चांसेस हैं, तो ऐसे केसेस में हम ये कोशिश करते हैं कि वो मैश टोपोलॉजी हो जाए। और अगर हायर टोपोलॉजी से लोअर टोपोलॉजी तक जा रहे हैं, या हायर लैब से या हायर कनेक्टिविटी से लोअर कनेक्टिविटी तक जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम टी टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक टोपोलॉजी का अपना फीचर होता है, यानी उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हमें ये मॉड्यूलेशन के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से ये जो वेव्स हैं, ये नेटवर्क वेव्स हैं, प्रोपिगेट होते हैं। तो फर्स्ट यू नो द स्टैक ऑफ द नेटवर्क, जहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है आपको नए मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस इज OSI मॉडल, जिसमें सबसे लोअर लेवल पर आपको फिजिकल लेयर मिलती है, देन डेटा लिंक लेयर मिलती है, देन नेटवर्क लेयर, दिस इज काइंड ऑफ स्टैक, यू नो।
स्टैक मीन्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। और उसके अलावा जो दूसरी काइंड ऑफ जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं, जो मॉडल है उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी, जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ब्रोकन इनटू फ्रेम्स एंड देन ये सारे फ्रेम्स जो हैं जो मीडियम है उसमें ड्रॉप किए जाते हैं and through that medium they reach from source to destination. So what is protocol stack or network stack? So protocol stack और network is an implementation of computer networking protocol suites. प्रोटोकॉल का सीधा सीधा मतलब ये है कि हर एक लेयर का एक रूल होता है और उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, और वो प्रोटोकॉल कोई भी लेयर उसको ब्रीच नहीं कर सकती, और अगर ब्रीच करने की कोशिश की जाएगी तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। Suite is a medium of transmission protocols and Stack is a software to implement these suites. यानी क्योंकि नेटवर्किंग, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा आगे जा कर के आपको कुछ प्रैक्टिकल कमांड्स भी नेटवर्किंग के बारे में मिलेंगे, and they are very important because while creating the network you should know about these terms and the commands. सो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी आपको पता चलनी चाहिए कि किस काइंड का, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए होना चाहिए सो दैट आप इजीली नेटवर्क बिछा सके। या लिनक्स का होगा या यूनिक्स भी हो सकता है, लेकिन सिंस हमारे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर ही हमें नेटवर्किंग करनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल स्टैक इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। ऑब्वियसली मीडिया, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, कि आपको किस मीडियम में डेटा को भेजना है, और ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या होगा, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, पैकेट्स में करेगी, फ्रेम में करेगी, और कौन सी एप्लीकेशन आपको मतलब सेंड करनी है और दूसरी जगह पर उसी एप्लीकेशन को रीअसेंबल करके पैकेट्स में रिसीव करनी है। ये सारी चीज़ें नेटवर्क स्टैक कहलाता है। यानी जितने भी रूल्स हैं, हर एक रूल एक एक लेयर को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, और आप ये मान लीजिए कि अगर इसमें प्रोटोकॉल का थोड़ा सा भी ब्रीच होगा तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क गड़बड़ दे देगा, गड़बड़ी दे देगा। यहाँ पर सब मॉड्यूलेशन हैं। मॉड्यूलेशन के बारे में, ये फिजिक्स का पार्ट है वैसे ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल इनटू रेडियो वेव्स। बिकॉज यहाँ पर अभी हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैनल्स, guided media or unguided media, and in guided media we use optical fiber, we can use twisted pair cat5 cat6 और कोएक्सियल। इसके अलावा रेडियो वेव्स का मतलब है कि आप अनगाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं, और एक चीज़ और यहाँ पर नई निकल करके आती है, दैट इज द करियर सिग्नल। सो देयर इज ए करियर सिग्नल इन ए स्टेशनरी वेव with certain height or dimensions or frequency for frequency. For optical signals, its dimensions, frequency, phase, polarization, and spin-like quantum-like entities are to be separated to add carrier. तो देखिए करियर यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक कंप्लीट वेव है, दिस इज द करियर, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है। कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है कि अगर आपकी ये वेव है, सिग्नल वेव है, तो जब करियर इसको लेके चलता है तो डेस्टिनेशन पर क्या सिचुएशन बन सकती है वो डिपेंड करता है आपके करियर सिग्नल पर एंड एटमॉस्फेयर पर और मीडियम पर। उसके बाद आप ये देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट पर जाएंगे या डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तो वहां पर जो मॉड्यूलेशन है, जो एम्पलीट्यूड्स हैं, उसका डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस you can visualize when we use amplitude modulation। यहाँ पर करियर आपका स्मूथ चलता जा रहा है और इसमें ही कोशिश की जा रही है कि ये जो रे है या ये जो वेव है
इसको फॉलो करे, और फॉलो करते वक्त उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे इसके एम्पलीट्यूड्स अफेक्टेड होते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि ये एम्पलीट्यूड्स होते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी आपकी ये कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से घट बढ़ रही है, यानी मॉड्यूलेटेड रिजल्ट अगर करियर के थ्रू जाता है तो फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन हो सकता है, और डेफिनेटली एम्पलीट्यूड्स में भी मॉड्यूलेशन होगा। तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला मॉड्यूलेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन। सो इसका तो बस थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है, ऐसा एग्जाम में आपको ये चीज़ें कुछ नहीं मिलनी है, पर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द मॉड्यूलेशन of a wave by varying its amplitude, used especially as a means of broadcasting an audio signal by combining it with a radio carrier wave. So this is a wave, and ये आपका carrier wave होगा, और उसके बाद जो ये वेव थ्रू दिस मीडियम एंड करियर जाएगी तो उस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड्स बनेंगे उसके थ्रू जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो ये बन करके आएगा, बन सकता है, मतलब ऐसा ही नहीं होगा, ये बन सकता है, क्योंकि दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड्स में मॉड्यूलेट हो सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से, जैसे एम्पलीट्यूड में हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो सकता है कि सो दिस इज योर सिग्नल, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल जब करियर वेव से के थ्रू जाएगी तो जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन होगा, और आफ्टर मॉड्यूलेशन ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ होगा, वेव होगा। जब आप नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें कॉलिजन जैसी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, यानी अगर जब वायरलेस की बात होगी तो कॉलिजन्स तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, बिकॉज यहाँ पर गाइडेड मीडिया नहीं है, दिस इज अनगाइडेड मीडिया, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलिजन्स पॉसिबल हैं। What happens in a network collision occurs when two or more devices tries to transmit data in a network at the same time। एक ही टाइम पर अगर ट्रांसमिट करने की कोशिश की जाती है और उस टाइम पर ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका जो पैकेट्स हैं या जो फ्रेम्स हैं वो कोलाइड कर जाएं, और कोलाइड करने के बाद क्या होगा कि ये डेफिनेटली सिचुएशन होगी कॉलिजन इन वायरलेस नेटवर्क। सो वाईफाई में अक्सर आपको ये देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसमें जो लेटेंसी मिलती है, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर में जो लेटेंसी आती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलिजन्स। इन एन ईथरनेट मतलब LAN, इफ टू कंप्यूटर्स सेंड देयर डेटा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर आप डेटा को भेज रहे हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉलिजन तो होगी होगी, और उसमें अगेन लेटेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जो डेटा जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उसमें से थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बिकॉज ये जो हम इस टाइम पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ ये अगेन थ्रू नेटवर्क है, और यहाँ पर एक वायरलेस मीडिया चल रहा है। तो वायरलेस मीडिया का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल आ रहा है कि जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं तो कभी तो आवाज क्लियर होती है, कभी हम मीट के अंदर होते हैं और कभी हम मीट से आउट हो जाते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलिजन ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर टू प्रिवेंट दिस कंडीशन वी कैन इम्प्लीमेंट CSMA। CSMA का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिजन डिटेक्शन, यानी बहुत जरूरी है कॉलिजन क्यों हो रही है उसका रीजन जानना, उसको रेक्टिफाई करना। In this, when a device wants to transmit data, it needs to first sense the carrier कि जहां पर इसको जाना है वास्तव में वो करियर उसको ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, तो उस टाइम पर सिग्नल उसको सेंस करेगा, उसके बाद ही करियर उसको लेकर के आगे जा सकता है। It first checks the signal of carrier line for any other transmission. If any transmission is already there, it waits for its turn, other restart और start ट्रांसमिटिंग, यानी ऑलरेडी अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए वेट किया जाएगा, और जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, तो ये वेट करेगा जब तक ये ट्रांसमिशन ओवर नहीं हो जाता। जैसे ही ट्रांसमिशन ओवर हो जाएगा तो CSMA जो है आपको आपके सिग्नल को या आपके डेटा को अलाउ करेगा आगे प्रोपेगेट होने के लिए।
वेरी इंपॉर्टेंट ये, हालांकि आपको नहीं करना है ये, हायर लेवल पर आपको करना होगा। यानी अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग होगी, तो वहां पर ये चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी, एरर चेकिंग एंड एरर करेक्शन। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये आइडिया आपको दे देता हूँ कि एरर अकर्स व्हेन आउटपुट डज नॉट मैच विथ द इनपुट। यानी अगर जो इनपुट जा रहा है तो उस केस में क्या वही इनपुट कि कॉन्टेक्स्ट में क्या आउटपुट वही आ रहा है या उसमें कुछ डिफरेंस भी आ रहा है। एंड दैट इज वाई ये वहां पर जो एरर्स आ रहे हैं उस एरर के डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, ये नेटवर्क का काम है। उसके साथ साथ जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये विजुलाइज या रियलाइज करना होगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल्स कैन बी अफेक्टेड बाय नॉइज डेफिनेटली। जब नॉइज होगा तो हर एक सिग्नल अफेक्टेड रहेगा, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो एनालॉग हो। while traveling from one system to another, binary data may get errors। तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर की वजह से, किसी भी वजह से, क्योंकि जब वेदर चेंज होता है तो उस टाइम पर भी नेटवर्क में नॉइज होता है, और किसी और वजह से भी, जो लाइक अगर प्लेन आप सुपरसोनिक वेव्स भी अगर उसके ऊपर से निकलती हैं, कोई भी वेव्स अगर निकलती हैं तो डेफिनेटली ये हैम्पर होता है। Error detection is a technique which is used to observe change in noise or data during transmission. Error detection ensures the reliable delivery of data in a network। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज करिए there are 2 points, one is sending point and other is receiving point, what happens in this case when the information or the packet is sent टू द मीडियम, एंड अगर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जब डेस्टिनेशन पे वो फ्रेम पहुंच जाएगा, देन डेस्टिनेशन will send the information or the signal that or you can say the acknowledgement signal destination will send that packet has been received। एंड अगर पैकेट रिसीव नहीं होता है तो वहां से जो है वो सिग्नल आपको सोर्स को भेजेगा एनए के। एनए के का मतलब है नॉट एक्नॉलेज्ड। नॉट एक्नॉलेज हो जाने के बाद क्या होगा कि जो आपका सोर्स है वो दोबारा से उस सिग्नल को उस पैकेट को भेजेगा। जब तक वो पैकेट डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, और जैसे ही जो डेस्टिनेशन है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है तो वो वहां पर कंफर्म हो जाता है, एक्नॉलेज हो जाता है कि डेटा इज सक्सेसफुली रिसीव्ड। इसके अंदर ये दो चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि आपको नहीं करनी है, जस्ट टू हैव द आइडिया। एरर डिटेक्टिंग कोड्स एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और रियलाइज कर लीजिएगा। व्हेन ए मैसेज ट्रांसमिट्स then due to noise or data the message got corrupted, to resolve this some additional data is used to add in the message which is known as error detecting codes। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो जब भी कोई 0 या 1 के पैटर्न में एरर आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक बिट जो है उसके अंदर ऐड करते हैं, और बिट ऐड करने के बाद डिफरेंट एल्गोरिथम्स लेकर के फाइनली उस बिट को वहां से हटा भी देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डेस्टिनेशन तक जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो पैरिटी सॉरी ये जो बिट आप ऐड करते हैं, दिस विल बी नॉन एज द पैरिटी बिट विच विल हेल्प यू टू करेक्टिंग द एरर ऑफ द नेटवर्क। सो एरर करेक्टिंग कोड्स एंड पैरिटी चेक ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं करेक्शन के लिए। यहां से आपका थोड़ा सा स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि यहां पर इंटरफेस कार्ड की बात आ रही है। ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC address is a 48-bit address used to establish communication between two hosts in an ether network। ईथरनेट नेटवर्क का मतलब है आपकी लैन पर। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली एक कमांड दीजिए, द कमांड इज ipconfig/all।
जैसे ही आप देखिए ये मैक is the unique address. It is also known as the physical address of the network card. MAC address is a 6-digit hexadecimal number. So this is here. This is MAC address. अपने अगर सिस्टम पर आप अपने कंप्यूटर पर अगर प्रॉम्प्ट पर जाकर के अगर ये कमांड अप्लाई करते हैं ipconfig/all, इसमें वो आपको सिस्टम का आईपी एड्रेस भी बताएगा और आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको मैक एड्रेस भी बता देगा, जो कि इस कार्ड का जो कार्ड आपके सिस्टम में इंसर्टेड है उसका जो नाम है, उसका जो नंबर है, वो ये कोड जो है वो बता दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड द मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. राउटिंग राउटिंग का मतलब सिंपल सा है कि अगर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स पर हम किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन या हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है उसके बारे में ये आइडिया देता है. सो राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग फॉर ट्रैफिक इन a network. Routing is the process of moving data packets between different networks. अगर different networks हैं तो two different networks cannot communicate with each other. A medium is required to switch packets between them. Router does this work because जो different networks होते हैं उन उन नेटवर्क्स में ये कंडीशन होती है कि एक नेटवर्क अपने सिग्नल को दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसमिट नहीं कर सकता. और अगर ऐसा करना है तो आपको, अगर लैन की बात है तो डेटा लिंक लेयर तक हम डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम ब्रिज होता है. एंड नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस यूज होती है उसको हम राउटर बोलते हैं. सो राउटर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स. दिस शुड बी इन योर माइंड कि जब डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उस केस में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में हमारे पास राउटर डिवाइस का होना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस वर्जन 4 एंड वर्जन 6, दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं. एक जो पुराना चलता था दैट वाज वर्जन 4, एंड नया जो है वर्जन 6 है. और इन वर्जन्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कैपेसिटी है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को होल्ड करने की या कंट्रोल करने की, वो इन दोनों में डिफरेंस बताता है. जैसे वर्जन 4 जो है 32 बिट होता है, वेयर एज आईपी वर्जन 6 128 बिट होता है. 32 बिट का मतलब है द एंटायर पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 8 बिट्स ईच या 1 बाइट ईच. राइट. सो देखिए यहाँ पर इस साफ यहाँ क्लियर कर दिया है कि इन ए कंप्यूटर नेटवर्क ईच कंप्यूटर हैज यूनिक एड्रेस. हर कंप्यूटर का, जब जिस नेटवर्क पर भी आप हैं, हर एक कंप्यूटर का एड्रेस यूनिक होगा. और अगर किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता है, अगर मैनुअली आप एड्रेस डालते हैं और किसी भी दो सिस्टम के आईपी एड्रेसेस सिमिलर हो जाते हैं, तो वहां पर विंडोज एक एरर डिस्प्ले करता है, दैट इज द आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट. तो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि दो सिस्टम्स का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता. और अगर ऐसा होता है तो वो बता देगा कि यहाँ पर इशू आया. इट मे डिफर ऑन कंप्यूटर रीस्टार्टिंग. ऐसा हो सकता है कि अभी जो आईपी एड्रेस आपने देखा है, सिस्टम जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आईपी एड्रेस बदल भी सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस ऐसे नहीं बदलता. आईपी एड्रेस बदलने का जो रीजन होता है, या तो वो ऑटो आईपी एड्रेस हो, यानी जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. अगर डीएचसीपी से आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो एवरी टाइम सिस्टम कैन गेट ए न्यू आईपी एड्रेस. तो उसमें यूजर का कोई रोल नहीं होता. यूजर का रोल तभी होता है जब वो मैनुअल आईपी एड्रेसेस देता है. एन आईपी एड्रेस इज ए 4-digit हेक्साडेसिमल नंबर assigned to a node in a network. IP address settings of a node can be changed by the user, because ये मैनुअल भी हो सकता है और DHCP भी हो सकता है. सो देखिए किस तरीके से ये आपके 32 बिट आईपी एड्रेस है. इसके अंदर ये देखिए कि ये आपका 8 बिट्स है, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स. सो 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट भी होता है. तो हर एक जो आईपी एड्रेस होता है उसमें जो मैक्सिमम डेसिमल हो सकता है
वो 0 to 255 हो सकता है। यानी अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो 1 1 1 1 1 ऐसे करते चले जाइए तो आपके 8 बिट्स हो जाएंगी। तो मैक्सिमम जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है 255 होती है और मिनिमम होती है 0। तो अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1111 8 वंस मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क टू नेटवर्क कि कितने नेटवर्क होस्ट चाहिए, कितने क्लाइंट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें इन आईपी एड्रेसेस पर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट एड्रेस आईपी, गूगल आईपी 4 का मतलब वर्जन 4। तो इसका ये आईपी एड्रेस है गूगल का। तो 255 इज द मैक्सिमम, बल्कि 255 से नीचे ही होने चाहिए। एंड दिस इज इन 4 बाइट्स और 32 बिट्स, और ये आपके 128 बिट्स में है, क्योंकि ये पूरा हेक्साडेसिमल है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 4 का मतलब है 32 बिट एड्रेस लेंथ होती है, जबकि आईपी वर्जन 6 में 128 बिट एड्रेस लेंथ होती है। इट सपोर्ट्स मैनुअल एंड डीएचसीपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। डीएचसीपी का मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जबकि यहाँ पर रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के ऑटोमेटिकली होती है। In IPv4, end-to-end connectivity connection integrity is unachievable। यानी आप एक चीज तो डिसाइड कर सकते हैं कि लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम का एड्रेस क्या होगा, क्या हो जाएगा डीएचसीपी अगर है, तो ये एकदम से आप पता नहीं कर पाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट तो अनअचीवेबल होगा, लेकिन हाँ बाद में आप इसको पता कर सकते हैं। इन वर्जन 6 एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अचीवेबल। यहां पर आसानी से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, इट कैन जनरेट 4.29 इंटू 109 एड्रेस स्पेस, यानी इतने एड्रेसेस आप क्रिएट कर पाते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए। और यहां पर एड्रेस स्पेसेस 3.4 इंटू 1038 एड्रेस स्पेस क्रिएट किया सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन। जैसी एप्लीकेशन होगी सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से चलेगी। वेयर एज आईपी सिक्योरिटी इन वर्जन 6 इज एन इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर। एड्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv4 इन डेसिमल, डेसिमल तो हो गए बिकॉज 255 255 255, लेकिन यहां पर सारे सारे के सारे हेक्साडेसिमल होंगे। फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म बाय सेंडर एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स। In version 6, fragmentation performed only by the sender. In IPv4, packet flow identification is not available, whereas in IPv6, flow identification are available and use flow level field in the header. दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है कि IPv4 version 4 has header of 20 to 60 bytes, whereas IPv6 has header of 40 bytes fixed। तो ये डेफिनेशन आपको ये जो कंपैरिजन है केवल एक दो लाइन में आ जाता है। इसमें अगर एक दो पॉइंट्स भी आपको याद रह जाते हैं तो आपका काम चल सकता है। ओके, तो इतना आज का था। बिकॉज जो डोमेन नेम सिस्टम है दिस इज अगेन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में ये कमांड्स आएंगे उस चीज उसको आप जरा गौर से देखिएगा, तो फिर मैं आपको वहां पर हाल क्या समझा भी दूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे अभी मैंने आपको आईपी कॉन्फ़िग का बोला था, तो आईपी कॉन्फ़िग कैसे पता किया जा सकता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ।
ये देखिए इसमें IPv6 और ये है IP वर्जन 4 192.168.1.101 और ये है आपका IPv6 के लिए। एंड इसमें हमने जो है IP कॉन्फ़िग दिया हुआ है, IP कॉन्फ़िग / और भी कर सकते हैं।